साथियों, जब महामारी का समय होता है, हम लोग सभी कोई इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं और खास करके यह जो महामारी का अवसर होता है, यह काफ़ी भयावह होता है। और ऐसे में एक्यूट डिजीज के रूप में यह जो महामारी हम लोग अभी देख रहे हैं, वह एक्यूट डिजीज के रूप में यानी कि कहने का यह एक्यूट रोग यानी कि तीव्र रोग के रूप में है, जहाँ की लक्षणों का भरमार होता है। लक्षण इतने तीव्र होते हैं कि लक्षण इतने तीव्र होते हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो हम कैसे इस प्रकार के रोगियों का अप्रोच करेंगे और होम्योपैथी से इसको मदद कर सकते हैं। जहाँ तक कि होम्योपैथी की बात रही है, वहाँ पर हमेशा इस बात को देखा जाता है कि होम्योपैथी क्रॉनिक डिजीज में काम करता है और एक्यूट डिजीज में काम करने के लिए थोड़ा सा हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबों को सलाह दूंगा कि एक्यूट रोग हो या कोई भी रोग हो, जब एक आप चिकित्सक हैं और आप लोगों ने अपना अध्ययन करने के पश्चात आपने साधना किया है होम्योपैथी में चिकित्सा शास्त्र के लिए और अपने आप को समर्पित किया है समाज के लिए, तो यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो हमारे अंदर में होना चाहिए, हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस, धैर्य और आगे सामने को झेलने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी तो आपका समय समय पर ये कोरोना तो एक अवसर दिया है हम लोगों को समझने के लिए, लेकिन समय समय पर ये जो रोग हुआ करते हैं, ऐसे भी जबकि कोरोना नहीं था तो उस समय भी हम लोग देखा करते थे कि कोई ना कोई आपातकालीन रोग हुआ करता है। तो आइए हम लोग आज इसके विषय में और विशेष जानने का कोशिश करेंगे। साथियों, जब अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस समय में कोरोना को लेकर के हम लोग चिंतित हैं और कोरोना का जो प्रमुख लक्षण जो हम लोगों को देखने के लिए आता है, तो वह आता है जैसे ही शरीर में तापमान या ज्वर बुखार आपका बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है और वैसे ही एक घबराहट रोगी के अंदर में आ जाता है, क्योंकि पहले से लगता है कि ये बीमारी हमें हो गया है और हम लोग इससे कैसे इसका निदान कर पाएंगे। तो यह डर के कारण लोग चाहते हैं कि कैसे तुरंत इस बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जाए और पेन किलर के इस्तेमाल करने का सलाह देते हैं। थोड़ा सा बुखार पड़ता है तो लोग टेम्परेचर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और मैं देखता हूं कि हमारे कई एक चिकित्सक भाई भी, होम्योपैथिक चिकित्सक भाई भी मजबूर हो जाते हैं भय से। मुझे लगता है कि उसमें भय ही हमारा मुख्य रोल प्ले करता है, जो हमें बाध्य करता है कि हम लोग एंटीपायरेटिक मेडिसिन करें। और एंटीपायरेटिक मेडिसिन एलोपैथी में है, हमारे यहाँ एंटीपायरेटिक मेडिसिन करके कोई भी नहीं होता है, क्योंकि शरीर का तापमान एक सामान्य प्रक्रिया है। हम सभी के अंदर में एक निश्चित तापमान पर ही हमारा जीवन अवस्थित रहता है। आप जानते हैं, हम लोग सभी को जानते हैं कि हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री 97 डिग्री सेल्सियस हो, ये फ़ारेनहाइट हो, तो हम लोग का टेम्परेचर ठीक है। लेकिन इससे बढ़ने के बाद में हम लोग टेम्परेचर के विषय में चिंतित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो नॉर्मल अवस्था में भी होता रहता है। इसीलिए थोड़ा सा अगर बढ़ता है तो प्रारंभिक अवस्था में आपको टेम्परेचर से घबराने का जरूरत नहीं है, उसे ऑब्जर्व करने का जरूरत है। तो हम लोग इस समय में सबसे पहला काम करना होता है कि हम बुखार बढ़ रहे हैं तो हमें उसको कैसे हम ऑब्जर्व करें, कैसे उसको हम लोग देखें। तो देखने की प्रक्रिया बड़ा आसान है और बड़ा सरल है, क्योंकि जब शरीर में कष्ट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रोगी को एक अनुभूति तो होगी ना, उसके अंदर में एक अनुभव होगा कि हमारे अंदर में कुछ हो रहा है। और आप जानते हैं कि हमारा सारा दवा, होम्योपैथी की सारी दवाइयों, उसके अंदर में अनुभूति का ज्यादा, सेंसेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे बुखार के समय में घबराहट लग रहा है, बुखार के समय में मन बेचैन हो गया है, और बुखार के समय बहुत सारे
अवस्था देखने को मिलता है। बहुत सारे हम लोग कष्ट को देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कैसे। जैसे ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, एक बात का ध्यान जरूर, पहला बात जो मैं लोगों को अक्सर बताया करता हूं कि हमें घबराने के सिवा हमें यह देखना पड़ेगा यह टेम्परेचर कहाँ बढ़ा है। ये मैं कहता हूं आपका वहां पहला ध्यान जाना चाहिए कि टेम्परेचर कहाँ पर, हीट कहाँ पर बॉडी में ज्यादा है। क्योंकि टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो सामान्य रूप से पूरे शरीर में नहीं जाएगा, एक जैसा नहीं दिखलाई पड़ता है। किसी आदमी का सर बहुत गर्म है तो पैर बहुत ठंडा है, नाक बहुत गर्म ठंडा है तो कान का कनपट्टी बहुत गर्म लग रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको अनियमितता, यानी कि उसका जो बैलेंस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, ये टेम्परेचर के अंदर में है। तो यह मान के चलना चाहिए कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वह टेम्परेचर जो है सो हमारा एक जैसा सभी जगह पर नहीं है, एक जैसा हम लोग नहीं होगा, कहीं ना कहीं पर उसमें कमी होगी। और आप देखेंगे अगर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पूरे शरीर को टच करके देखेंगे, उसको स्पर्श करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ का है। और आप जब रिपोर्टरी में जाएंगे, मेडिका में देखेंगे, अगर पैर का तलवा ठंडा है तो आपके लिए दवा बहुत आसान आ जाता है। अगर एक गाल ठंडा है, दूसरा गाल गर्म है तो ये भी आपको बहुत आसान आ जाता है। यानी कि प्रथम दृष्टिकोण में टेम्परेचर कैसा है, हीट कैसा है, इसको जानने का प्रयास हमें करना चाहिए। हीट का स्थिति क्या है, ये पहला हमारा आधार होता है कि हम देखें कि हीट कितना है। उसके बाद में हीट का बढ़ने का हर एक रोगी अपने आप उनका एक आधार होता है, एक लय होता है। यानी कि टेम्परेचर किसी का अचानक बढ़ता है, किसी का टेम्परेचर अचानक बढ़ता है, किसी का धीरे धीरे बढ़ता है ना। और किसी को टेम्परेचर बढ़ने के पहले ये ठंडक महसूस होता है, किसी को टेम्परेचर बढ़ने के पहले गर्मी महसूस होता है, पसीना आने लगता है। कुछ भी बातें उससे एसोसिएटेड, उसका कहते हैं कि पैरोक्सिज्म को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। इसको आप देखते तो पहला तो हुआ कि आप लोकेशन देख रहे हैं कि हीट कहाँ है। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि वो जो हीट है तो कैसे उसका इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है, कैसे वह जा रहा है। ये दो बात जो है तो हम लोगों को बहुत ही आवश्यक होता है प्रथम चरण में देखने के लिए, और रोगी को यह देखने के लिए कोशिश हमें करते रहना पड़ेगा कि कैसे हम इसको ये करें। ठीक है ना। तो ये पहला मैंने आपको बताया कि हमें टेम्परेचर का साइट देखना है, माने हीट और कोल्ड की स्थिति को देखना है। और तीसरी बात जो हमारे सामने में आता है वह टेम्परेचर के समय में, हीट के समय में हम लोगों को क्या रोगी महसूस कर रहा है, क्या रोगी महसूस कर रहा है। अब देखिए मैं एक केस का उदाहरण देता हूं। एक बच्ची बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा बुखार का अति था, काफी कम उम्र, और ऐसे बच्चों में लक्षण पूछिएगा तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैंने उसमें देखा वो बड़ा शांत है, चुपचाप लेटी हुई है, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है और वह एकदम ऐसे पड़ी हुई है और एकदम डल अवस्था में है। तो डलनेस हीट ड्यूरिंग है ना, डलनेस हीट ड्यूरिंग। मैंने उनका शरीर को टच किया और ऐसे देखने से मुझे मेरा ध्यान जो है सो पल्सेट्ला की ओर गया। और बताते हैं पल्सेट्ला एक बार दिया गया और तुरंत ही सुबह तक फीवर गायब था। और इस कोरोना काल में भी हम लोग, क्योंकि रोगी तो हम लोग पास में आ नहीं रहे हैं, लेकिन रोगी अपना घर बैठे टेली कंसल्टेशन से हम लोग से इस तरह का। तो मैं सबसे पहले यही करता हूं कि आप अपने किसी अभिभावक को, किसी को कहिए कि आप देखिए कि टेम्परेचर कहाँ पर है, हीट कहाँ पर है।
तो दिमाग में हमेशा इस बात को रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कहाँ पर है, और यह दिमाग में रख करके आपको बहुत बड़ा आधार मिल जाता है। एक पैर रखने के लिए कहते हैं ना कि शुरू करने के लिए जो आपको क्या जरूरत है, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द टेम्परेचर। देन सेकेंड स्टेप हुआ कि उसका इवोल्यूशन, उसका विकास को देखना। तीसरा, उस विकास के साथ में उसमें क्या चेंजेज आ रहा है, मेंटल चेंजेज क्या आ रहा है। मेंटल को कभी मत भूलिए, मेंटल को कभी मत भूलिए, क्योंकि यह मेंटल अगर हटा देते हैं तो होम्योपैथी अधूरा हो जाता है। होम्योपैथी के लिए जरूरी है कि मेंटल को एसोसिएट करके हमें लेते चलना है, और यह एसोसिएट करके आप चलेंगे तो आपको बहुत ही कुछ, देखिए जब रोग की अवस्था होती है ना, तो उस समय में, और खास करके एक्यूट केसेस में, उस समय में पर्टिकुलर सिम्टम्स बहुत ही तीव्र हो जाता है, और उसके अंदर में फिर मॉडलिटीज भी आपको दिखलाई पड़ने लगते हैं। तो चौथा हमारा जो चरण है वो हमें मॉडलिटीज को देखना है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। और मॉडलिटी, हर एक तरह के एक्यूट डिजीज में मॉडलिटी बहुत तीव्र हुआ करते हैं, जो कि क्रॉनिक डिजीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्रॉनिक डिजीज में मॉडलिटी को खोजना मुश्किल हो जाता है। क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि क्रॉनिक डिजीज के समय में, जीर्ण रोगी के समय में, रोग कष्ट सहते सहते इतना आदी हो जाता है कि उस दर्द को भी सामान्य मान करके चलने लगता है, दर्द को सामान्य मान करके चलने लगता है, और बाद में उसकी अनुभूति उसके साथ में कम जाता है। कोई भी दर्द प्रारंभिक अवस्था में बहुत तेज होगा, लेकिन धीरे धीरे चल करके वो उसका अभ्यस्त हो जाने से, हम लोग कहते हैं ना कि अभ्यस्त हो गया है, रोगी उस कष्ट से अभ्यस्त हो गया है, तो उसे लगता है कि वो उसको बताने में कि कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, ये बताने में उसे कठिनाई होती है। तो और एक्यूट केसेस में चूंकि वो नयापन होता है, उसमें ताजा फ्रेशनेस होता है, उस फ्रेशनेस के कारण वह जो रोगी जो है तो लक्षण को बहुत ही आसानी से याद रखता है कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। तो मॉडलिटी बिकम्स इम्पॉर्टेंट फेनोमेना, तब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इस बिंदु से आप थोड़ा सा दिमाग में अपने माइंड सेट बनाइए कि मुझे इस तरह से प्रोसीड करना है। और मैं कहता हूँ इस तरह से आप चलेंगे तो आपको 5 मिनट से 10 से 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा लक्षणों को कलेक्ट करने के लिए। और जब लक्षण कलेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग आपको मेडिका मेडिका के साथ में होना चाहिए, उसके साथ में जुड़े रहना चाहिए, और लक्षण को थोड़ा सा अध्ययन करके इनको रिपोर्टराइज करके। लोग अक्सर कहा करते हैं कि एक्यूट स्टेज में रिपोर्टरी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि रिपोर्टरी क्रॉनिक डिजीज के लिए माना जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक्यूट केसेस में भी रिपोर्टरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्यूट केसेस में भी रिपोर्टरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक्यूट केसेस के समय में पर्टिकुलर सिम्टम्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे, और पर्टिकुलर सिम्टम्स वही को जो जिसके विषय में केंट ने कहा है, पर्टिकुलर सिम्टम्स हम उसको कहते हैं जो कि उसके जनरल सिम्टम्स का, यानी कि जो उसका शरीर का जो पर्सनैलिटी है, जनरल पर्टिकुलर फीचर है, उसका विपरीत हो। और जैसे आप बुखार के समय में आपको या किसी भी कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम में पूरा शरीर जो है तो कष्ट में है, दर्द में है, और उसे हम अगर थोड़ा सा ये कष्ट को आराम पाने के लिए हम लोग गरम से सेकते हैं तो अच्छा लगता है ना। गरम से सेकने से अच्छा लगता है, ठंडा से अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब ये कोई भी इंटेंसिटी हाई होता है और उसके किसी पर्टिकुलर, अब यहाँ पर भी गर्म से अच्छा लगना, ठंडा लगना उसी तरह से हो जाता है जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना और घटना एक स्थान पर इक्वल नहीं होना। तो उसी तरह से मॉडलिटी भी एक जैसा नहीं होता है। आप देखिएगा आर्सेनिक में आप पाते होंगे कि पूरा शरीर को गर्म से सेकने से अच्छा लगता है, लेकिन सर का जो दर्द होता है या सर की अवस्था जो होती है उसको ठंडा पानी से सेकने से अच्छा लगता है। तो यह विचित्रता जो है हमारे लिए दवा का की ओर में इंडिकेट करता है।
दवा की ओर में इंडिकेट करता है। मुख्यतः जब बुखार होता है तो हम लोग इस बात को चिंतित होते हैं, इस बात के लिए हम लोग ज्यादा सोचते रहते हैं कि रोग, मेरा ये बुखार जो है सो बुखार क्या है। लेकिन बुखार के लिए अगर दवा देखेंगे खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, और न को आप कभी इस्तेमाल कर पाइएगा, होम्योपैथी का व्यवहार नहीं कर सके, क्योंकि आपके पास में पैरासीटामोल टाइप का कोई भी दवाई नहीं है। पैरासीटामोल टाइप का दवा नहीं, दवा पैरासीटामोल बन जाता है जबकि आप उसे सिम्टम्स टोटलिटी पर देखते हैं। पैरासीटामोल दवा बन जाएगा तब जब उसे आप सिम्टम्स टोटलिटी पर देखते हैं, और यह टोटलिटी ही आपका आधार बनता है पैरासीटामोल का बनने का या रोग को रामबाण के रूप में काम करने का। ऐसे आप अगर खोजते रह जाइएगा दवा, परेशान रहिएगा, और लोग अक्सर खाली टेम्परेचर के समय में केवल दिमाग पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो उन्हें इस बात को नजर नहीं आता है कि मेरा बुखार बढ़ रहा है, इस समय में मैं क्या करूं। तो साथियों, बुखार की चिंता छोड़िए। मैं तो यह कहूंगा कि इस कोरोना काल में बुखार की चिंता क्या छोड़िए, और इसके साथ में यह जानने का कोशिश कीजिए कि इस बुखार के साथ में और क्या है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, अकम्पेनिंग सिम्टम्स। क्योंकि जब स्थिति गंभीर होती है तो उस समय में सारे कॉमन सिम्टम्स इकट्ठा होने का कोशिश करता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब भी कोई समस्या आता है तो सारे शरीर में हरकत एक समान होगा, यानी कि इम्यूनिटी लेवल को बचाने के लिए सभी जगह कार्यरत हो जाता है। माने कि उसके इम्यूनिटी का जो सिद्धांत है वह सभी जगह पर एक्टिव होने का कोशिश करता है। तो इस एक्टिव स्टेट में इम्यूनिटी को के कारण आपको अकम्पेनिंग सिम्टम्स, इसे हम लोग अकम्पेनिंग सिम्टम्स के रूप से जानते हैं, इस अकम्पेनिंग सिम्टम्स को हमें प्रधानता देनी होगी। जैसे बुखार हो रहा है और उसके साथ में खांसी है, आज का समय में तो हम लोग बहुत देखते हैं, तो कफ हीट ड्यूरिंग, कफ फीवर ड्यूरिंग, नाक से पानी आ रहा है, सर्दी है तो कफ कोराइजा फीवर ड्यूरिंग। ये आपके रूब्रिक्स है, छोटे छोटे रूब्रिक्स हैं, लेकिन उस पर ध्यान आप अगर थोड़ा सा देंगे तो आपको बहुत आसानी से दवा मिल जाएगा, है ना, आसानी से दवा मिल जाएगा। तो अकम्पेनिंग सिम्टम्स क्या है, और हरेक बुखार में, हरेक एक्यूट केसेस में इस बात का हमेशा दिमाग में बढ़ा करके रखिएगा कि वो सिम्टम जो बुखार अकेला नहीं आता है, बुखार कभी भी अकेले नहीं आता है, उसके साथ में वो आने वाला कोई साथ में जरूर होता है ना, आने वाले कोई साथ में जरूर होता है, और वह अकम्पेनिंग सिम्टम्स उसका सहभागी लक्षण होता है, उसका साथी होता है, जो कि आपके पिक्चर को, टोटलिटी को कंप्लीट करने में मदद करता है। बुखार बढ़ा हुआ है, मैं खुद अपना करता हूं, मैं बीमार था, काफी बुखार था, मेरे पिताजी, उस समय मैं छोटा बच्चा था, मैंने, और इतना भी नहीं कि मैं समझ नहीं सकता हूं, उन्होंने कहा, देखा मुझे काफी हाई फीवर है, लेकिन उस समय में मेरी भूख बढ़ी हुई थी, एपिटाइट इंक्रीज्ड फीवर ड्यूरिंग, एपिटाइट इंक्रीज फीवर ड्यूरिंग। अक्सर क्या होता है, बुखार के समय में भूख घट जाता है, प्यास घट जाता है या बढ़ जाता है, तो ये भूख का घटना बढ़ना ये एसोसिएटेड है, खांसी हो जाना नहीं होना एसोसिएटेड है, सर्दी होना नहीं होना एसोसिएटेड है, ठंडा चिल महसूस होना, ठंडा लगना नहीं लगना, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स है। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हमारे साथ में कौन सा है, और यह एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है तो आपको काफी मदद होगा। आज के समय में जो सेकेंड फेज ऑफ कोरोना जो है, इसमें जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है उसमें साथ में डायरिया बहुत कॉमन है, डायरिया यानी कि लूज स्टूल एंड वीकनेस, ये दो बहुत प्रोमिनेंट है। बुखार बढ़ा, उसके साथ में धीरे धीरे डायरिया काफी होने लगता है। अब आप कहेंगे कि सर ये डायरिया और फीवर, यस, हमारे रिपोर्टरी में जाइए और आप देखिएगा, रेक्टम चैप्टर में डायरिया में जाइएगा तो फीवर, ये डायरिया फीवर ड्यूरिंग, टाइफॉइड ड्यूरिंग, डायरिया के भी अंदर में कई एक लक्षण आपको मिलेंगे, है ना,
डायरिया के अंदर में भी कई एक लक्षण आपको मिलेंगे जो कि आपको इस बात का ये होगा। अब आते हैं हम लोग मुंह के स्वाद पर, मुंह के स्वाद पर, खान पान पर, है ना। अब ये भी बहुत होता है क्योंकि खाने का जो बदलाव, खाने का बदलाव निश्चित रूप से होगा। जब बॉडी का टेम्परेचर एक नहीं है, अलग अलग है, तो आपका खाने का जो तरीका है उसमें बदल जाता है। हमारा एपिटाइट खत्म हो जाता है, एपिटाइट बढ़ जाता है, ये दोनों बात हो सकता है। तो एपिटाइट का बढ़ना और घटना हमें इस बात को इंडिकेट करता है और वह एसोसिएट करके, यह एसोसिएटेड सिम्टम्स के रूप में आता है। उसके साथ में आपका स्वाद देखिएगा, है ना। तो जब हीट बढ़ेगा तो आपका स्वाद भी बदलता चला जाता है। कभी कोई भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई खाना अच्छा लग रहा है, कोई विशेष चीज को खाने की इच्छा हो रही है, खाने का स्वाद में परिवर्तन आ गया है, तीता लग रहा है, खाना तीता लग रहा है, खाना नमकीन लग रहा है ना। पानी का प्यास है, पानी बहुत प्यास है, बहुत प्यास है, लेकिन पी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पी पा रहा है? क्योंकि पानी जो है तो नीम के जैसा कड़वा लगता है। एक घूंट पीते हैं, छोड़ देते हैं, एक घूंट पीते हैं। लोग अक्सर आर्सेनिक के सोचने के समय में यही सोचते हैं कि एक एक घूंट करके पानी पिया जाए। अरे नहीं, वो घुट घुट करके पानी पिएगा तो आर्सेनिक कम होगा, लेकिन अगर घुट घुट करके पानी पी रहा है तो क्यों घुट घुट करके पानी पी रहा है? आपके मन में सवाल अक्सर आने चाहिए। यह आवश्यक है कि आपके मन में सवाल आए, जिससे कि आप उसका समाधान, उसका कारण और ढूंढने का प्रयास करें। तो वो कहेगा सर डॉक्टर साहब मेरा पानी जो है तो थोड़ा सा तीता लग रहा है। अब देखिए कितना आसान है। पानी का स्वाद पीता लग रहा है, आर्सेनिकम है, साइलिसिया है, नेट्रम यूरेटिकम है और कैलिफॉस है। आप यहाँ पर दवा का चुनाव कर सकते, 4 दवा के बीच में और बाकी के साथ मिला करके देखिए आपके पास में कितना बढ़िया से ये आ जाता है। तो ये थोड़ा सा खाली धैर्य पूर्वक लक्षणों का ऑब्जर्वेशन, यह ऑब्जर्वेशन ही है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी एज ए होम्योपैथिक चिकित्सक और होम्योपैथी दवा के रूप में जब भी आप एक साथ में 2 दवा या एक से अधिक दवा देने का प्रयास करते हैं या लाचारी वश देते हैं, तो वह आपके लिए कभी भी सफल नहीं होगा। आप वहां पर उसे ठीक नहीं कर पाइएगा। चाहे आप रोग का टेम्परेचर को घटा दें, उसमें सक्सेस हो जा सकते हैं, लेकिन रोग के उस टेम्परेचर की अवस्था वह क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एक रोग जो आपका, एक दवा जो काम कर रहा है, एक दवा जो काम कर रहा है, दूसरा दवा उसमें एंटीडोटल काम कर सकता है, उसके अंदर में आपको एनिमिकल काम कर सकता है, यानी कि उसके अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा। तो कॉम्प्लेक्स केस, और होम्योपैथी में हम लोग को इस बात पर हमेशा अडिग रहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि होम्योपैथी में जो एक्यूट डिजीज को संभालने का और उसको समझने का और उसको देखने का तरीका है, वह बहुत ही आसान है। अगर वह बहुत ही आसान है और इसको सरलता के साथ में आप समझ सकते हैं, सरलता के साथ में आप इसे समझ सकते हैं और आप इस पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हम लोग आज के दिन हम लोगों ने इस मीटिंग के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को मैं एक प्रारंभिक आधार इंट्रोडक्टरी नॉलेज के रूप में हम लोगों ने आज एक्यूट डिजीज में कैसे हम लोग इसको करेंगे वह आप देखने का प्रयास किया। क्योंकि हम लोगों का अब मीटिंग का समय समाप्त हो रहा है, मैं इस मीटिंग को यहाँ पर केवल इस बात के साथ में कहना चाहूँगा कि हम लोग नियमित रूप से एक धैर्य के साथ में अगर लक्षण को अनुभव करेंगे और लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास में दवा को दवा का इस्तेमाल, दवा का व्यवहार करने के लिए कोई भी दिक्कत। आज मुझे बहुत ही लगता है, कोरोना काल में मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट को मैंने देख रहा हूँ
और एक समय ऐसा भी आया जबकि खाली टेलीफोन पर मैं लक्षण पूछ रहा हूँ और इस कोरोना उनको पॉजिटिव हो चुका है, इस बात की हमें जानकारी हो गई है, तो आरटीपीसीआर उसका पॉजिटिव हो गया है, इस बात की जानकारी हो गई। मैंने लक्षण लिया, लक्षण लेने के बाद में जब मैंने देखा तो टेलीफोन पर ही कितना समय से बात कर सकते हैं, टेलीफोन पर बहुत ज्यादा समय तो आप बात नहीं कर सकते हैं। तो 5 मिनट के अंदर में मैंने लक्षण लेने के बाद में मैंने दवा को रखा, साथ में मेरा एक छोटा सा ये कंप्यूटर के माध्यम से मैंने दवा को चुनाव किया और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर में मेरे दिमाग में दवा आया, एनाकार्डियम देना है। आप सोच सकते हैं एनाकार्डियम इस कोरोना काल के लिए बहुत ही उपयुक्त दवा होगा, कभी भी दिमाग में नहीं जाता। आज हम पेपर में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर लोग अलग अलग दवा का प्रचार कर रहे हैं, लगता है कि उसमें रामबाण काम करता है। साथियों, इस चीज से हमेशा बचने का कोशिश कीजिए। वह रामबाण काम नहीं करता है, वह बड़ा भयावह होता है, क्योंकि होम्योपैथी में कोई इस तरह का कोई थेराप्यूटिक अप्रोच नहीं है। होम्योपैथी का थेराप्यूटिक अप्रोच उसका सिम्टम्स टोटलिटी है और सिम्टम एक लक्षण पर दवा का इस्तेमाल करते रहा जाए तो एक वह होम्योपैथी नहीं कहलाता है। तो हमें इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, 5 उंगली मिलकर के ही मुट्ठी बनता है, उसी तरह से होम्योपैथी दवा के भी लक्षण, कई एक लक्षण मिलकर के दवा मिलता है, एक मिलता है। ये हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर हम इसको प्रयास नहीं करेंगे तो हम लोगों को इसका अध्ययन नहीं हो सकता है। हम लोग कोशिश ये करें, पहला आज ये निर्णय लेने का कोशिश करें कि हम होम्योपैथी के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सारा रोगी देखूं। आप एक एक्यूट डिजीज के लिए और एक क्रॉनिक डिजीज के लिए कितना समय देते हैं? एक एक्यूट डिजीज के लिए, क्रॉनिक डिजीज के लिए लोग कहते हैं कि केस टेकिंग में तो बहुत समय लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक्यूट और आपातकालीन के लिए हम लोग बेडसाइड प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। आपको इंग्लिश का एक काउचर इमरजेंसी मैनेजमेंट पर किताब है और उसमें बहुत अच्छा वर्णन किया गया, टायलर ने लिखा है। आपको नैश के लीडरशिप में भी आप देखिएगा, इस तरह के लक्षण आपको दिखलाई पड़े, इस तरह के संकलन है, एक्सपीरियंस है। तो हमारा भंडार अनंत है, होम्योपैथी का भंडार अनंत है, इसकी सीमाएं बहुत अधिक है, असीमित कहा जा सकता है, क्योंकि लक्षण का जो एक कहते हैं इक्वेशन, शरीर में एक सीमा है, शरीर एक सीमित सीमा के अंदर में ही शरीर है और लक्षण तो उतने ही होंगे, दर्द होगा, गर्मी लगेगी, ठंडा लगेगा, उतने ही सीमित है, लेकिन उसका एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को जान करके आप जो है तो दवा के पास में है। और यह इक्वेशन, इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, एक इक्वेशन बनाने का कोशिश कीजिए लक्षणों का, और वह लक्षण कितना होगा, कम से कम तो आप 5 या 3 या 4 लक्षण ले लीजिए। दवा नहीं आएगा ऐसा कभी भी नहीं, और 4 या 5 लक्षण को इकट्ठा करने के लिए आपको मुश्किल से 5 या 6 मिनट भी नहीं लगेगा। तो क्या आप रोगी का इलाज कर रहे हैं, एक रोगी के लिए आप 5 मिनट भी समय नहीं देंगे? 5 मिनट एक रोगी को समय नहीं देंगे? आप बिना समय दिए हुए आप रोगी को कैसे जान जाएंगे? आप अंतर्यामी तो नहीं है। और हमारा मिट्रे मेडिका इतना अथाह है, इतना भयावह है, एक एक लक्षण, एक एक दवा के लक्षण जो है तो हजारों हजार में है। सल्फर जो छोटा सा कॉमन मेडिसिन के रूप में है, हम लोग आज देख रहे हैं कि उसका जो नंबर ऑफ सिम्टम्स जो है सो आज के डेट में जो अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वह 15,000 से ज्यादा लक्षण है। याद रख सकते हैं, नक्सवमिका 11,000 से ज्यादा लक्षण है, पल्सेट्ला करीब करीब 12,000 से ज्यादा लक्षण है। दिमाग में नहीं रख सकता है, तो आपको एक सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा ना, सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ झटहा मारने से तो काम नहीं चलेगा। हम लोग अक्सर झटहा मारने की बात करते हैं, आशा कि ये
इस चीज को देखते हैं। तो आज कुछ लोगों का सवाल भी मैं आ रहा है, लेकिन क्योंकि अब ये अपग्रेडेड केवल 40 मिनट्स का लेक्चर है और हम लोग मुश्किल से मेरे पास में 2 मिनट बचा हुआ है। एक सवाल जो अभी तुरंत सामने में आया है, मैं जो देखा वह है कि ऑक्सीजन का कमी को कम होना। भाई ऑक्सीजन घटेगा तो आपके अंदर में अनुभूति तो होगी। वेनेडियम और यो क्या जो दवा आजकल टीवी अति में व्हाट्सएप पर बात रहा, कितना काम किया है, कितनों को ने अनुभव किया है। खाली किताब में पढ़ लेने से दवा वो मिराकुलस नहीं हो जाता है। खाली दवा में क्लासरूम में पढ़ लिए और मैथमेटिका में देख लिए तो उसका वो हो गया दवा नहीं। रोग की दवा जो है तो उसको समझा जा सकता है उसके वास्तविकता पर, है ना। कुरुक्षेत्र में ही आपके का परिचय हो सकता है। पढ़ करके थ्योरेटिकल नॉलेज से मेडिसिन नहीं होता है, उसे आप व्यवहार में आइए। और मैं इतने रोगी देखा, मुझे वेनेडियम कभी नहीं दे रहा। बहुत बची टेम्परेचर घट गया, अभी एक पेशेंट हमारे ऑक्सीजन घट गया और मैंने उसको खाली लैकेसिस से 2 दिन के अंदर में उसके सारे कष्ट को दूर किया। एक पेशेंट को मैंने सल्फर से ठीक किया। ये ऑक्सीजन घटने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ लैकेसिस, कहाँ सल्फर, कहाँ वेनेडियम, कहाँ ये सब दवा। ये सब चीज को हमको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोगों का ऑक्सीजन लेवल का कम पर एक सवाल मुख्य सवाल है और अगले क्लास में भी हम लोग इसको जवाब देने का कोशिश करेंगे। कृपया अपने मैसेज को, अपने क्वेश्चंस को आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, है ना, या ईमेल पर भेज सकते हैं और इस क्वेश्चंस का जवाब के रूप में, संकलन के रूप में हम लोग करेंगे। और यह क्लास आगे भी चलता रहेगा, है ना, आगे भी चलता रहेगा। और अगले बार से हम लोगों ने इस क्लास को करने का जो समय लिया है वह मंगलवार होगा। हम लोग हर एक मंगलवार को रात्रि 8 बजे मिलेंगे। आप लोग क्लिनिक करके आराम से बैठ जाइए और हम लोग दिल की बात करेंगे, मन की बात करेंगे, अपने मन के अंदर में गुब्बारा। लेकिन एक बात का ध्यान में रखेंगे, इसमें पॉलिटिकल मैसेज नहीं होना चाहिए। इसे हमें पॉलिटिकल नहीं होगा, हमें इसे केवल अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए इस संस्था का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ में हम लोग आज मीटिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू।